हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 26 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर आज की न्यूज़ पेपर देख सकते हो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज हमें कवर करनी है। ठीक है, ये द हिंदू की कटिंग है। सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे कवर हुई है, जिसको इनफैक्ट ना आप अपने एथिक्स के पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप नोटिस करना कि दरअसल में आज है 26 जून, कल थी आपकी संडे 25 जून थी। ठीक है, और दरअसल में 25 जून 1975 को आप जानते हो इमरजेंसी घोषित करी गई थी। उस टाइम के ऊपर ना एक पर्टिकुलर पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, दैट इज रामनाथ गोयनका जी। ठीक है, आप लोगों ने शायद ये नाम नहीं सुना होगा। दरअसल में ये जो इंडियन एक्सप्रेस है ना, जर्नलिज्म ऑफ करेज, ये दरअसल में इनमें रामनाथ गोयनका जी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इमरजेंसी के टाइम पर भी फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी। ठीक है ना, इन्होंने सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई थी कि जो कर रही है वो गलत है। डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल रामनाथ गोयनका जी ने यहाँ पे एक प्ले किया था। तो जहां पर एथिक्स के अंदर आपकी, आप जानते हो, करेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वहां पर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी यूज कर सकते हो। रामनाथ गोयनका जी का आप यहाँ पर बता सकते हो। तो जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक रोड का उद्घाटन किया है, नोएडा रोड का, जिसको नाम रखा गया इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर रामनाथ गोयनका जी के नाम के ऊपर। राइट, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स ना कई बार हम पढ़ते हैं, भले प्रीलिम्स के लिए हैं, बट हमारे मेंस के अंदर भी बहुत हेल्प कर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में। देखो इसको थोड़ा समझते हैं। हुआ क्या था कि आप नोटिस करो कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो बहुत अच्छी बात थी कि इंडिया आज़ाद हो गया, पर इसके साथ ही एक खराब चीज़ ये थी कि भारत का ना बंटवारा हो गया। ठीक है ना, पार्टीशन हमें देखने को मिला। और पार्टीशन के टाइम्स पे बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पर दंगे हमें देखने को मिले। ठीक है, मैसिव राइटिंग देखने को मिली। लोगों को पता नहीं था यार कि मैं कैसे अपने घर तक पहुंचूंगा। कुछ लोग इंडिया वाले, ठीक है, पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ पाकिस्तान वाले इंडिया में थे। कुछ ऐसे काफी सारे इश्यूज थे। और ऊपर से आप नोटिस करो कि जो बंटवारा था ना, थोड़ा हमारा धर्म के ऊपर ज्यादा हुआ। ठीक है ना, तो इस वजह से लोगों के मन के अंदर एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें अपनी कंट्री के अंदर मतलब अच्छे से रहने नहीं दिया जाएगा। जैसे मैं लेट्स से बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कुछ मुस्लिम ब्रदर्स से, या फिर अदर शुड से, जो पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ हिंदू ब्रदर्स हैं। ठीक है ना, तो इनके मन में एक डाउट था कि यार ये पाकिस्तान वाले क्या हमारी जो आइडेंटिटी है उसको रहने देंगे या नहीं रहने देंगे, हमें इज्जत से रहने मिलेगा या नहीं रहने मिलेगा, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस थे उस टाइम पे, जो दोनों देश के अंदर जो माइनॉरिटीज रह रही थी। अब ऐसे टाइम के ऊपर क्या हुआ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत, ठीक है, और हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, ये दोनों मिले। और इन्होंने कहा मिले दिल्ली के अंदर, इसलिए दरअसल में इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया, यहाँ पर ये डिस्कस किया गया कि कैसे हम अपने देश के अंदर हमारी जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसके रिगार्डिंग एक फ्रेमवर्क बना। तो यहाँ ये डिसाइड हुआ कि भले ही कंट्री कोई भी हो, है कि नहीं, तो उन कंट्रीज के अंदर जो भी माइनॉरिटीज हैं, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनको पूरे के पूरे राइट्स मिलेंगे। इनको सिटीजनशिप, ठीक है ना, उसके अंदर भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि ये भी वहां की पॉलिटिकल लीडर्स बने। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि लेट्स से कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो लीडर बन रहे हैं एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के बन रहे हैं, नहीं, वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास भी पूरी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ताकि वो भी पब्लिक लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। वहां की आर्म्ड फोर्सेज हो गया, वहां की सिविल फोर्सेज क्या हो गया, इस तरह की सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए। उनको प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ये डिसीजन हुआ था बिटवीन लियाकत एंड नेहरू जी। गेटिंग द पॉइंट। तो ये चीज के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। सर आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि देखो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, उनकी डेथ एनिवर्सरी हमें देखने को मिली। और दरअसल में हुआ क्या था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये आइडिया पसंद नहीं आया नेहरू लियाकत पैक्ट का, और इस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो, एक तरह से, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर ही वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। ठीक है ना, वो इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट थे, उसमें से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर उन्होंने रिजाइन क्यों किया। देखो रिजाइन करने के पीछे उन्होंने यही था क्योंकि पाकिस्तान उन्हें लगता था कि अपनी कमिटमेंट को नहीं निभाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करो ईस्ट पाकिस्तान की बात कर लीजिए, जो बाद में जाके हमें बांग्लादेश देखने को मिला। अब वहां से बहुत सारे हमारे जो हिंदू ब्रदर्स थे ना, वो इंडिया में आते रहे, है कि नहीं। और क्यों आते रहे, इसीलिए आते रहे क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर या बाकी इवन जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर उनको जो हिंदू माइनॉरिटी थी ना, उनको प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से वो इस पैक्ट के साथ अग्री नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने इसको छोड़ भी दिया था, मतलब जो नेहरू कैबिनेट थी उसको उन्होंने लीव कर दिया था।
बाद में जाकर यही कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने जाके जो आप जानते हो कि जो भारतीय जनसंघ इन्होंने फाउंड किया, जो बाद में एक तरह से फाउंडिंग पार्टी मानी जाती है, आज की जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं हमें भारतीय जनसंघ से ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे नेहरू लियाकत पैक्ट के रिगार्डिंग, थोड़ा सा क्विकली पढ़ लेते हैं। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो यूनियन कैबिनेट का पार्ट थे। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर इनको इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनाया गया एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई। ठीक है, नेहरू लियाकत पैक्ट की वजह से अप्रैल 1950 के अंदर इन्होंने रिजाइन कर दिया था। नेहरू लियाकत पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया 1950 अप्रैल 8 को साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में एट दिल्ली, राइट। इसकी जरूरत इसीलिए मानी गई थी क्योंकि माइनॉरिटीज जो है ना, वो राइटिंग के बाद से उनके बीच में एक तरह से क्वेश्चन मार्क्स थे कि कैसे ये पर्टिकुलर हमें चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, प्रॉपर राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारे कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे। बहुत ज़्यादा वायलेंस उस टाइम पे देखने को मिला था। इसी वजह से दोनों कंट्रीज ने की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एग्री किया था कि यहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर उनको इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप मिलेगी, उनको अपने देश के अंदर आसानी से कहीं भी वो जा सकें, प्रॉपर कोई भी काम कर पाएँ, प्रॉपर स्पीच वर्शिप, ये सारे उनको यहाँ पे राइट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इन राइट्स को फंडामेंटल यहाँ पे बनाया जाएगा। साथ में ना इन्होंने ये भी बात करी थी कि दोनों कंट्रीज के अंदर ना एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये कमीशन का सर काम क्या होगा, ये कमीशन चेक करेगा कि क्या भैया ये जो नेहरू लियाकत पैक्ट के अंदर हमने बोल दिया क्या इसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर फोर्स्ड कन्वर्सन जिसको बोलते हैं ना कि जबरन धर्म परिवर्तन करवा देना, वो सारी चीजें तो नहीं हो रही। ये चीजें चेक करने के लिए किसका काम दिया गया था, माइनॉरिटी कमीशन का काम यहाँ पे इस तरह से निर्धारित किया गया था। बाकी पब्लिक लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए जो हमारे अल्पसंख्यक है, सिविल एंड आर्म्ड फोर्सेस के अंदर उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड कर पाए, ये सारे यहाँ पे प्रोविजन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और जैसा मैंने आपको बताया श्यामा प्रसाद मुखर्जी थोड़े इस पर्टिकुलर चीज के साथ खुश नहीं थे। उन्होंने देखा कि ईस्ट पाकिस्तान से हिंदू रिफ्यूजीज आते जा रहे हैं और पाकिस्तान इस चीज को कहीं ना कहीं नहीं अपहोल्ड करेगा, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है उसके साथ मिलकर इन्होंने भारतीय जनसंघ का स्थापना किया। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली इनको उन्होंने 1952 इलेक्शंस के अंदर इन्होंने 3 सीट्स भी जीती। थोड़ा सा और अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में पढ़ें तो हमें देखने को मिलता है कि इनका जन्म कैलकाटा के अंदर 1901 के अंदर हुआ था इन अ बंगाली ब्राह्मण फैमिली। भारतीय जनसंघ जैसे मैंने आपको बताया उसके ये संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से वो बीजेपी के भी फाउंडर्स माने जाते हैं एक तरह से, क्योंकि वो एक तरह से जो भारतीय जनसंघ है वो इसी का ही एक प्रेडिसेसर, हमें बीजेपी का ही प्रेडिसेसर हमें देखने को मिलता है। ये यंगेस्ट वीसी बने कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 1934 के अंदर। साथ में ही हिंदू महासभा को ज्वाइन की थी इन्होंने 1939 के अंदर और उसी साल उसके वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बन गए थे। एंड 1943 से 46 के बीच में वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इनके रिगार्डिंग जो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए थी। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से जो भी स्टूडेंट्स डेफिनेटली कुछ ऐसे इश्यूज फेस कर रहे होंगे जहां पर प्रीलिम्स और मेंस को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे कहीं ना कहीं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, हम चीज़ें पढ़ते तो बहुत बार रहते हैं पर अच्छे से उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो ज़रूरत क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई चीज़ पढ़ी ना, उसके साथ में ही आप उसके एमसीक्यूज कुछ प्रैक्टिस कीजिए, कुछ अच्छी आंसर राइटिंग आप मेंस की करें। तो इस तरह से होगा क्या, लेट्स से आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, लेट्स से पॉलिटी का ही आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का टॉपिक उठाया, तो क्या उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, उसकी हमारी टीम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाएगी, साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग भी उसके रिगार्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा कहीं ना कहीं साथ ही उसका प्रीलिम्स और मेंस स्पेसिफिक कंपोनेंट को आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसको अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आपकी दोनों की एक तरह से इंटीग्रेटेड तैयारी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है ना, ये बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे फॉर एग्जाम्पल 165 प्रीलिम टेस्ट हो गया, 161 मेंस टेस्ट, ये सारे आपको इसके अंतर्गत यहाँ पे मिलने वाले हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेल कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों में आपको ये अवेल हो जाएगा। ये कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है तो मेक श्योर आप इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप इसको pwonlyas.com पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट्स आए तो आप हमें 9920613613 पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं बेलीज के बारे में। शायद आपने इस कंट्री का नाम पहले नहीं सुना होगा। देखो मैं थोड़ा सा अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका के अंदर ना आपको ये कंट्री देखने को मिल जाती है। ये आप देख सकते हो, ये एल सल्वाडोर के बारे में आपने सुना होगा, उसी के बिल्कुल पास में आपको ये बेलीज कंट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका के अंदर जो कैरिबियन कोस्ट है वहां पर हमें ये कंट्री देखने को मिल जाती है। अब सर हम इस कंट्री का डिस्कस क्यों कर रहे हैं, देखो डिस्कस इसके कर रहे हैं क्योंकि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जो बेलीज कंट्री है इसको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर मलेरिया फ्री डिक्लेयर करने का मतलब क्या है,
इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पिछले 3 साल से भी ज़्यादा टाइम से इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मलेरिया का एक भी केस हमें नहीं देखने को मिला, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हुआ मलेरिया का विद इन लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। और जब ऐसा होता है ना कि 3 साल से कोई भी केस नहीं देखने को मिलता, तो WHO उस देश को क्या कर देता है, मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर देता है। तो 2019 के बाद से यहाँ से हमें कोई केसेस नहीं देखने को मिले, इसलिए बेलीज को भी क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। बाकी आप लोग जानते होंगे, देखो मलेरिया के बारे में हमने तो बहुत बार डिस्कशन किया है मलेरिया के ऊपर, राइट। मलेरिया आप जानते हो कहीं ना कहीं जो हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, उसके बाइट से हमें मलेरिया देखने को मिलता है। एक तरह का ये तो क्या बोल सकते हैं हम, मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज है एक तरह की, ठीक है, जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट से हमें कॉज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको आई एम वेरी श्योर हमने डिस्कशन कर ही रखी है। थोड़ा सा बेलीज के बारे में एक अच्छी चीज़ पता क्या है, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोगों ने ना ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा। सर हाँ सुना तो है, ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में सुना था। बिल्कुल सही बात है। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना ऑस्ट्रेलिया की, वो दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है, ठीक है सर। और उसके बाद जो सेकंड बैरियर रीफ हमें सबसे बड़ी देखने को मिलती है, वो कौन सी है, मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ, ठीक है। और उसी का एक पार्ट है बेलीज बैरियर रीफ। तो ये ध्यान में रखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है वर्ल्ड के अंदर, दैट इज मीजो अमेरिकन बैरियर रीफ, उसी का एक छोटा सा पार्ट है बेलीज बैरियर रीफ। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इट्स द सेकंड लार्जेस्ट रीफ सिस्टम आफ्टर ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है, एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर हम बात करें बेलीज की, तो आप नोटिस करोगे इसके नदर्न साइड पे आपको मेक्सिको देखने को मिल जाएगा, इसके वेस्टर्न साइड पे आपको ग्वाटेमाला देखने को मिल जाएगा। और अगर आप बात करोगे इसके कैरिबियन सी की, तो कैरिबियन सी यहाँ पे आपको ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। यहाँ पर आप गल्फ ऑफ हॉन्डुरस को भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और पोजीशन है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारे यहाँ पे पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन हो गया, मैपिंग हो गया, वो सारी चीजें हमें पढ़नी थी, उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर भी लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे उपनिषद टॉपिक के ऊपर। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक ना आज वीडियो आएगा, ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा उसको आज ही अपलोड करने की। दरअसल में हुआ क्या है ना, इंडिया और यूएस के बीच में बहुत समझौते हुए हैं, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट था, ठीक है। तो इनमें क्या क्या डिस्कशन हुआ है, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा, कौन कौन से हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए आज के दिन ही आई थिंक मैं ट्राई करूंगा एक 360 डिग्री एनालिसिस लेकर आऊं, ठीक है, जहां पर जितने भी मुद्दे हुए हैं उनका क्या क्या उसमें क्या डिस्कशन हुआ है, वो सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर अगर ये वीडियो आज अपलोड होती है तो उसको आप अच्छे से देखो, पूरा आपका जो विजिट था ना वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी विजिट के दौरान ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जो वहां के यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, उनको क्या दिया है, द 10 प्रिंसिपल उपनिषद का पहला एडिशन प्रिंट हम इन्होंने दिया है फ्रॉम 1937। अब थोड़ा उपनिषद हमें जानना थोड़ा इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो आप ये जानो कि ये जो पर्टिकुलर हम बुक की बात कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत से, किन्होंने किया था, श्री पुरोहित स्वामी जी ने, ठीक है। और साथ ही साथ आयरिश पोइट W.B. यीट्स के, इनका नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम बन जाते हैं। तो ये उपनिषद की काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से ट्रांसलेशन मानी जाती है, राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये उपनिषद क्या होते हैं। देखो उपनिषद के ऊपर मैं डिस्कशन करूं उससे पहले ना मैं जरा बताना चाहता हूं हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। जब हम बात करते हैं ना हिंदू स्क्रिप्चर्स की, ये दरअसल में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो गया आपका श्रुति और दूसरा हो गया आपका स्मृति, राइट। जब मैं बात करता हूं श्रुति की, श्रुति आप जानते हो थोड़ा सुनने से मतलब होता है, हियरिंग। आप सुन सुनकर किसी चीज को, लेट्स से मतलब आपने क्या किया, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पास ऑन किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, श्रुति। ऑरली आप जनरेशन टू जनरेशन कोई चीज पास कर रहे हो, दैट इज श्रुति। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं देखो स्मृति की, स्मृति का मतलब होता है आपकी रिमेम्बरेंस, आपके दिमाग में है वो चीज, ठीक है ना, आपने जो भी याद किया है उस चीज की हम बात कर रहे हैं स्मृति की। अब जब हम बात करते हैं श्रुति की, श्रुति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जो वेदास की हम बात करते हैं, ठीक है, जो 4 वेद हैं, कौन से वेद सर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये यहाँ पर हमारे श्रुति का ही पार्ट है। ऑन द अदर हैंड हम जो स्मृति की बात करते हैं, इनकी थोड़ी अथॉरिटी थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू श्रुति। तो स्मृति में जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रामायण की बात करते हैं, आप महाभारत की बात करते हो, आप पुराण पुराण की बात करते हो, ठीक है ना, गरुड़ पुराण इस तरह का, उसी तरह से धर्मशास्त्र की बात करते हो। तो ये सारे पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना श्रुति के अंदर हमारे जो वैदिक हो गया वो आगे, स्मृति के अंदर हम जो पोस्ट वैदिक की हम बात कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। चलो ठीक है सर, ये श्रुति स्मृति तो पता लग गया और वेदास के बारे में थोड़ा समझ आ गई।
अब जब हम बात करते हैं ना वेद की, जो मैंने बात करी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद की, तो वेद के अंदर भी ना हमें डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखने को मिलती हैं, उसके भी डिफरेंट डिफरेंट हमें कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सर वो कौन से हैं? यहाँ पर आपको ब्राह्मणास देखने को मिलेगा। सर ब्राह्मणास क्या है? बेसिकली जो टेक्स्ट होते हैं, रिचुअल टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं ब्राह्मणास के। उसी तरह से आपको संहिता देखने को मिलेगा, जो कि मंत्रों की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। सिमिलरली आपको यहाँ पे अरण्यकाश देखने को मिलेगा, जो क्या होती हैं आपकी फॉरेस्ट बुक्स होती हैं। और चौथा पार्ट है आपका यहाँ पे उपनिषद। गेटिंग द पॉइंट? तो उपनिषद क्या है? बेसिकली श्रुति की जो हम बात कर रहे हैं, श्रुति मतलब आपने जो कहीं ना कहीं सुन के जनरेशन टू जनरेशन पास करी, उसमें वेदास का जो पार्ट कर रहे हैं ना, वेदास का एक पार्ट है उपनिषद। इनको क्या बोलते हैं हम? फिलोसफिकल टेक्स्ट बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से आपको ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। तो इसके काफी फिलोसफिकल नॉलेज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। दरअसल में ना जो उपनिषद वर्ड है, जो उपनिषद वर्ड है, ये कैसे बना है? ये 3 वर्ड से बना है, उप नी शद। उप का मतलब क्या होता है? पास में, नियर। नी का मतलब क्या होता है? डाउन। शद का मतलब होता है बैठना। तो दरअसल में उपनिषद कहीं ना कहीं जो वर्ड है ना, वो यही हमें क्या दर्शाता है कि आओ पास में बैठो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इस तरह से उपनिषद वर्ड हमें इस तरह से डिराइव होता हुआ देखने को मिलता है। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। तो ये फिलोसफिकल टेक्स्ट होते हैं, वो सारे उनके यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखो, जो ये मैंने तो आपको बता ही दिया, इनके पार्ट्स क्या होते हैं, श्रुति स्मृति के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन कर ही चुके हैं। तो इनको ना वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत क्यों? क्योंकि दिस इज द एंड ऑफ द वेदास। जो चौथा पार्ट होता है ना वेदांत का, मतलब वेद्स का, उसको बोलते हैं उपवेदांत। मतलब वेदांत बोलते हैं उसको, एंड उसी वजह से उसको क्या बोलते हैं हम? उपनिषद हम बोलते हैं। तो ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है एक तरह से, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना इन्होंने फिलोसफी के ऊपर काफी डिस्कशन करी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात कही है ट्रांसमाइग्रेशन के ऊपर, बेसिकली पुनर्जन्म के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया कि जो एक इंसान की जो आत्मा होती है, वो कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है डेथ के बाद। ठीक है ना? तो उसकी यहाँ पे डिस्कशन करी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि 800 से 500 बीसी के बीच में उपनिषद को यहाँ पे मतलब लिखा गया था, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है, राइट। अब जो आदि शंकराचार्य जी है ना, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी थी इस पर्टिकुलर उपनिषद को। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करो, उनकी जो फिलॉसफी थी अद्वैत वेदांत की, ठीक है, जहां पर उन्होंने माना कि जो ब्राह्मण है वो ही परम सत्य है एक तरह से, तो इसके अंदर भी उन्होंने जो उपनिषद की टीचिंग्स थी उनको यहाँ पे यूज किया। साथ में अगर आप नोटिस करोगे, इसी पर्टिकुलर फिलॉसफी को काफी हद तक पॉपुलराइज किया स्वामी विवेकानंद जी ने, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी ने। तो ये बातें भी हमें पता होनी चाहिए। बाकी अगर आप नोटिस करोगे तो हमें 10 मेन प्रिंसिपल उपनिषद देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुंडक उपनिषद के बारे में सुना होगा, उसी तरह से बाकी ईशा, केन, कथ, प्रश्न, मंडूक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, चंदोग्य, ठीक है, बृहदारण्यक का, ठीक है, ये कुछ हमें मेजर हमें उपनिषद देखने को मिलते हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ प्रोनाउंस इसमें से गलत किया है, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से देखो, आप 2020 का एक क्वेश्चन आया था विद रिगार्ड्स टू परमितास। तो काफी बार इस तरह के वर्ड्स के ऊपर, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो एक बार मुझे आप नीचे कमेंट्स के अंदर इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा विद रिगार्ड्स टू गंगोत्री नेशनल पार्क। देखो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। जैसे गंगा की हम बात करते हैं, गंगा जी की बात करते हैं, गंगा रिवर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं जो गंगा रिवर का ओरिजिन है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? जो गौमुख ग्लेशियर है वहां से देखने को मिलता है। वो भी यहाँ पर आपको गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगा। तो सर इसकी लोकेशन क्या है गंगोत्री नेशनल पार्क की? देखो बहुत आसान है, यही हमें देखने को मिलेगा उत्तराखंड स्टेट के अंदर। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि देखो जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, वहां बिल्कुल बॉर्डर पे सिचुएटेड है ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क, और इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस भी बन जाती है। और दरअसल में हम इसको डिस्कस भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वहाँ की अ, जो वहाँ की जो आर्मी है हमारी, और साथ ही साथ जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स है, ठीक है, वो क्या कर रही है? वो यहाँ से गंगोत्री नेशनल पार्क से कुछ एरिया, कितना एरिया, 50 हेक्टेयर लैंड यहाँ पे ले रही है, ताकि कहीं ना कहीं हम वहाँ पे बंकर बना पाए, कुछ बॉर्डर आउटपोस्ट यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में बना पाए। तो इसलिए गंगोत्री नेशनल पार्क न्यूज में है। काफी बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो रिवर भागीरथी है उसके अपर कैचमेंट में हमें देखने को मिलता है, और जो बहुत ही फेमस गंगोत्री मंदिर है वो भी हमें यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 के अंदर चाइना के साथ। जैसे मैंने आपको बताया इसकी बाउंड्री काफी क्लोज है, ठीक है, और काफी स्नो कवर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आप लोगों ने ना स्नो लेपर्ड के बारे में सुना होगा, तो ध्यान रखना इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर हमें स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज।
साथ में ही कुछ माउंट पीक्स है इस पर्टिकुलर पार्क के अंदर, जैसे चौखंबा 1 हो गया, सतोपंथ हो गया, चौखंबा 2, चौखंबा 3, केदारनाथ में, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी गंगा जी के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। इसके साथ में ही गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में एक तरह का एक कॉरिडोर की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, स्नो लेपर्ड का मैंने आपको बताया ही, साथ में हिमालयन मस्क डियर हो गया, सांबर हो गया, हिमालयन तहर, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे फौना देखने को मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो चिरपाइन हो गया, देवदार हो गया, फिर स्प्रूस, ओक, रोडोडेंड्रन, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे फ्लोरा देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना एक हिमालयन अल्पाइन श्रब यहाँ पे मेजर चीज देखने को मिलती है। बाकी चीज तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, क्योंकि हिमालयन वाले चीजों बेस रिलेटेड है, उस एरियाज में है, तो बाकी चीज तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगी। राइट, आज के लेक्चर के बेस के ऊपर ये मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओगे, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। सैटरडे को मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसका क्विकली एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला बात है रिगार्डिंग टाइटन, तो बिल्कुल हमने देखा था एक तरह की सबमर्सिबल होती है, टिटानियम से मेड होती है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। दूसरा बात कर रहा है प्रधानमंत्री किसान स्कीम की, तो क्या ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? द आंसर इज फॉल्स। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि पूरा का पूरा पैसा कौन देता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तो इसलिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हमें देखने को मिल जाती है। तीसरी बात करें लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में, तो ये इको फ्रेंडली डायमंड्स हैं और ये काफ़ी हद तक सेम होते हैं जैसे हमारे नेचुरल डायमंड्स होते हैं, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और कहीं ना कहीं हम उसी प्रोसेस को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले में देखा था और जो सीवीडी मेथड था उसके थ्रू भी हमने यहाँ पे देखा था इस चीज़ को। राइट, तो ये थे आज के कुछ डिस्कशन जो हमें टॉपिक डिस्कस करने थे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PWOnlyS ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर इस पीडीएफ के साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे प्रहार की मैगजीन्स हो गया, तो बहुत सारी आपको पीडीएफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर लेक्चर की इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।